WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना काल में उठाए गए कदम के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। WHO ने कहा कि योगी सरकार का ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का ये फॉर्मूला सराहनीय है। देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन कितने मुख्यमंत्रियों को आपने जनता के बीच देखा है? टीवी पर तो सब नजर आते हैं, लेकिन जनता के बीच शायद ही कोई जाए। एकमात्र योगी ही ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और खुद उनकी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना के एक्टिव केस 81,000 कम हुए हैं। कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद पिछले 3 दिनों में वो कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। अब तक वो मुरादाबाद, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या में हालात की समीक्षा कर चुके हैं। योगी जब कोरोना पीड़ित थे तब भी अपनी टीम 11 के साथ रोज बैठ के करते थे, पल पल की खबर लेते थे और आम लोगों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना काल में जब पूरा देश एकजुट है लेकिन विपक्ष अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहा, मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आपदा में लोगों की मदद की जगह राजनीति कहां तक जायज है, ये सवाल आज देश की जनता पूछ रही है। एक तरफ तो देश में कोरोना अपने पांव पसार रहा था, तो दूसरी तरफ विपक्ष की सियासत संक्रमण के पोषण में भरपूर मदद कर रही थी। जब केंद्र ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया तो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए। जो लक्ष्य लॉकडाउन का था वो पूरा नहीं हुआ, 60 दिन हो गए, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए सरकार की क्या पोजीशन है। राहुल के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी जमकर सियासत की। कोरोना की महामारी के बीच भी वो किसानों को भड़काती रहीं। 28 जनवरी को एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ इस संघर्ष में खड़ी रहेगी। किसान देश का हित हैं, जो उन्हें तोड़ना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, सियासत तब भी नहीं रुकी। अखिलेश ने सवाल उठाए। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। अखिलेश के साथ ही कांग्रेस भी लगातार वैक्सीन पर सवाल उठाती रही है। मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तो वैक्सीन को खतरनाक तक कह दिया। कोवैक्सीन का अभी तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं हुआ है, समय से पहले इसकी मंजूरी दी गई, जो कि खतरनाक हो सकता है। मतलब देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। हर दिन हजारों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बावजूद इसके विपक्षी नेता अपनी राजनीति चमकाने का कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के कोटा में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई। यहाँ मेडिकल स्टोर का मालिक ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले रेगुलेटर को 5 से 6 हजार रुपए में बेच रहा था। जब ट्रक कंट्रोल विभाग ने कार्रवाई की तो हकीकत सामने आई। एक तरफ पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से त्राही त्राही कर रहा है। कोरोना मरीजों के आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। अस्पतालों में न तो बेड है और न ही ऑक्सीजन। लेकिन इन सब के बीच कालाबाजारी करने वाले आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, कहीं ऑक्सीमीटर की, तो कहीं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। लेकिन हम जिस चीज की कालाबाजारी की बात आपको बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। और ये है ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर की कालाबाजारी। महामारी के दौर में भी संवेदनहीनता की हदें पार करते हुए कुछ मुनाफाखोर ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगने वाले रेगुलेटर के मनमाने दाम वसूल रहे हैं। कोटा में ड्रग कंट्रोल विभाग ने ऐसे ही मेडिकल की दुकान पर छापा मारकर मेडिकल स्टोर के मालिक को धर दबोचा। आरोप है कि आरोपी 1000 से 1500 रुपए के बीच बिकने वाले रेगुलेटर के 5 से 6000 रुपए वसूल रहा था। जब छापा मारने गए अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर मालिक से रेगुलेटर के बिल मांगे तो आरोपी के पास बताने और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके बाद पूरे मेडिकल स्टोर की तलाशी ली गई। कालाबाजारी जैसे कि हमें सूचित किया गया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये लगभग 1000-1200 की रेंज में आता है और इसको लगभग 5-6 हज़ार के रुपये में बेचा जा रहा है। तो इसलिए आज हमने बोगस ग्राहक भेज के इसकी पड़ताल की गई, उनको 5000 रुपये दिए गए, जो कि दुकानदार ने रिसीव किए और आगे की कार्रवाई अभी जारी है।
जैसे ही मेडिकल की दुकान पर ड्रग कंट्रोल विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा, वहां पर मौजूद दूसरी दुकानों में भी अफरा तफरी मच गई। ड्रग कंट्रोल विभाग के साथ मौजूद रही पुलिस की टीम ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। ये हालात तब है जब राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में 16,487 नए मामले सामने आए हैं। इसमें सबसे अधिक केस राजधानी जयपुर से सामने आए हैं। जयपुर में 24 घंटे में 2,918 मामले सामने आए हैं। वहीं कोटा में करीब 1,000 मामले सामने आने से लोगों में दहशत है, लेकिन सांसों का सौदा करने वाले इसमें भी रुपया कमाने से बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करते एक दवा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया, जो बीजेपी का प्रदेश स्तर का नेता भी बताया जा रहा है। आरोपी 600 तक बिकने वाली एक ऑक्सीफ्लोमीटर को 4,000 रुपए में बेच रहा था। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जो तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं, वो लोगों को खौफजदा कर रही हैं। कहीं बीच सड़क पर मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं, तो कहीं अस्पतालों में ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी की डोर टूट रही है। लेकिन सांसों के सौदागर अपना जमीर बेचने से बाज नहीं आ रहे। लोग मरे तो मरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस अपनी जेब भरनी है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां धड़ल्ले से ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी चल रही है, और इसे कोई और नहीं, प्रदेश का बीजेपी नेता और पेशे से दवा कारोबारी राजेश माहेश्वरी अंजाम दे रहा था। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 600 से 700 रुपए में बेचा जाने वाला ऑक्सीफ्लोमीटर 4,000 रुपए में बेचा जा रहा था। सौदा तय हुआ। सौदे जब बेचते वक्त रंगे हाथों हमने उनको रेड करके पकड़ा, जिसमें उनके पास से हमने ये ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर है वो पकड़ा है। साथ में जो हमारे पंडर द्वारा उनको पैसा दिया गया था 4,000 रुपये, जिसका हमने निशान लगा रखे थे, वो पैसा भी उनसे बरामद किया गया है। अब प्रदर्शन अधिनियम के तहत मामला दंडी बाइजे से उनको मामला पंजीबद्ध किया गया, गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस ने दवा की कालाबाजारी और महंगे दामों पर दवा बेचने वालों पर कार्रवाई के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। तभी पुलिस को राजेश माहेश्वरी की काली करतूतों की जानकारी मिली। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर माहेश्वरी को अपने जाल में फंसाया। फिलहाल माहेश्वरी पर आपदा प्रबंधन नियमों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। माहेश्वरी का जो होना है वो कानून तय करेगा, लेकिन माहेश्वरी सरीखे तमाम मुनाफाखोर आज भी है, जो काली कमाई से अपनी जेब भरने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के गांव में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। भोपाल से 15 किलोमीटर दूर 4,000 आबादी वाले रतिबाड़ा गांव में करीब 2,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह हैं। जिसका डर था वही हो रहा है। जो कोरोना अभी तक शहरों तक सीमित था, चंद हफ्तों में उसने गांव में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। छोटे छोटे गांव में कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। वजह है मजदूरों की घर वापसी। बड़ी तादाद में राज्य से बाहर गए गरीब मजदूरों ने लॉकडाउन लगते ही गांव का रुख करना शुरू कर दिया, जो गांव में संक्रमण की वजह बना। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि गांव में ना तो टेस्टिंग है और ना ही इलाज की व्यवस्था। भोपाल से 15 किलोमीटर दूर ये रातीबड़ गांव है, जहां हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। 4,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में 200 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ही लोगों ने ऑफ रिकॉर्ड जानकारी दी है, उसके मुताबिक करीब 200 लोग अभी यहाँ पर पॉजिटिव हैं। मतलब ये कि हर चौथे घर में एक पेशेंट है कोरोना संक्रमित है। इन सब में हैरान करने वाली बात यह है कि जो लोग संक्रमित हैं, वो अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। ये जाएं भी तो जाएं कहाँ? इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। अस्पतालों में न इन्हें बेड मैसर है, न ही जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन। यही वजह है कि इन्होंने भी खुद को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। कोई व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पे, तो केवल पॉजिटिव मतलब कोविड का टेस्ट किया जा रहा है रैपिड के द्वारा या और भी दूसरी प्रक्रिया के द्वारा, तो वो भी केवल मरीज के मोबाइल पे ही एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है भी तो फिर उसे कोई पूछने वाला नहीं है, वो घर पे ही आइसोलेट हो जाता है। कोई प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं है, ना ही किसी कोई पूछने आ रहा है आप पॉजिटिव हैं, घर पे आप आइसोलेट हैं नहीं है, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, इस प्रकार में कोई भी बात किसी से नहीं की जा रही। जहन में डर भी इतना कि अस्पताल नहीं जाकर घरों में देसी इलाज करवा रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी इनका ध्यान नहीं रख पा रहा है। यही वजह है कि गांव के संक्रमित दूसरों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अगर अब भी प्रशासन नहीं जागा तो पूरे गांव में संक्रमण फैलने का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एम्बुलेंस में मरीजों की जगह कर्मचारी स्टेशनरी ढोते हुए नजर आए। क्या है पूरा मामला, आप भी देखें। भारत
भारत में कोरोना की दूसरी लहर ऐसी आई है कि अपनी चपेट में सबको ले रही है। लाखों लोग रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। अस्पतालों का बुरा हाल है। ऑक्सीजन है नहीं। ये कोरोना की सबसे भयंकर सुनामी है जो भारत इस साल झेल रहा है। ऐसी सुनामी जिसने हर व्यवस्था को धराशायी कर दिया। कोई अस्पताल में बेड के लिए परेशान है तो कईयों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश करते करते थक गए हैं। अगर किसी मरीज की तबीयत बिगड़ रही है तो समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पा रही। लेकिन मेडिकल अमला एम्बुलेंस में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की जगह स्टेशनरी ढूंढना ज्यादा जरूरी समझ रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं, जहां कोरोना से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिले में एक्टिव केसों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रही है। मरीजों को तय वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसी है कि एम्बुलेंस महाराजबाड़ा प्रेस की स्टेशनरी भरकर ले जाती दिखी। पूरे मामले पर अस्पताल के अधिकारियों से जवाब मांगा गया तो कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिखा। तो ये किसकी अथॉरिटी पे एम्बुलेंस आई है यहाँ पे? बोल ही नहीं पाएंगे। मेरे सीनियर है क्या? अरे तुम सीनियर नहीं है, बोलने का हक है, बस पूछने का हक है। मेरे हक है तो पूछने का अपने मेरे अधिकारियों से। शहर में एम्बुलेंस की कमी और आप एम्बुलेंस कमी वहाँ पे पूरी करो ना, आगे बात करो ना यार, ऊपर जाके तुम फोटो खींचो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, बात खत्म। सच तो ये है कि इसका कोई जवाब इनके पास था ही नहीं। एक तरफ राज्य सरकार राज्य में एम्बुलेंस सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ एम्बुलेंस में मरीजों की जगह स्टेशनरी का पाया जाना व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के गांव में भी कोरोना तेजी से पैर पसारने लगा है। भारत जैसे देश के गांव तक इस महामारी का पहुंचना हालात को और खराब कर रहे हैं। हमारी टीम कानपुर के सबसे बड़े परास गांव पहुंची, वहां के हाल जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गांव में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। हालात ये है कि लोग अब वहां से पलायन कर रहे हैं। कोरोना ने अब गांव का रुख कर लिया है। गांवों में फैलता जा रहा कोरोना। हमारी टीम यूपी के कानपुर के परास गांव पहुंची। परास गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है, लेकिन आजकल यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। गलियां सुनसान पड़ी हैं, इक्का दुक्का लोग दिख जाते हैं। चारों ओर खौफ पसरा हुआ है। यहाँ हमने लोगों से बात की तो पता चला कि कोरोना का कहर टूट पड़ा है। गांव वालों के मुताबिक पिछले 20 दिन में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। देख ही रहे सब पोजीशन है, 12 सहमो आदमी है। कोरोना भय बहुत खा रहा है और क्या किया जाए साहब, सरकारी व्यवस्था कुछ है नहीं। यूपी में कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं। खूब मजमा लगा। गांव वाले खुद मान रहे हैं कि पंचायत चुनावों की वजह से कोरोना की रफ्तार तेज हो गई। कारण यही मेन रहा है, पंचायत चुनाव भी रहा, कुछ लापरवाही भी रही। क्योंकि पंचायत चुनाव यहाँ पर हुआ 15 तारीख को। 15 तारीख के पहले इस तरह का माहौल नहीं था। सब लोग आ जा रहे थे हर जगह। सरकारी संसाधन जीरो हैं, जबकि हमारा मुगल रोड स्टेट हाईवे से लगा हुआ गाँव है। फिर भी यहाँ सुविधाएं पहुँचने में बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी पड़ताल में ये भी सामने आया कि जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसकी भी मृत्यु हो गई। हमारी टीम इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां ताला लटका रहता है। पूछा तो पता चला कि पिछले 2 साल से यही हाल है। लोग इलाज के लिए दर दर भटकते रहते हैं। हालात ये हैं कि गांव के लोग अब यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लोगों में इतनी दहशत आ चुकी है कि जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो गाँव छोड़कर जा रहा है। क्योंकि कोरोना या कोई और बीमारी हुई तो इलाज होने से तो रहा। गांव में दहशत है। कोरोना अब किसको ले पता नहीं। इलाज मिल नहीं रहा। लोग दहशत में हैं। देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन इन गांवों में टीका कब पहुंचेगा कहना मुश्किल है। कानपुर से गौरव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईद से पहले हैदराबाद के चार मीनार पर खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ ने कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। सोशल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं, मास्क लगाए भी कम ही लोग नजर आए। हम इस वक्त चार मीनार में मौजूद है और अब जो है तेलंगाना सरकार ने ये अनाउंस किया है कि तेलंगाना 12 मई से लॉकडाउन का पालन करेंगे और साथ ही साथ 6 से 10 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज जो है खुले रहेंगे। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो कई लोग जो है वो अभी भी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और साथ ही साथ मास्क कई लोगों ने अभी भी नहीं पहना है। और अगर हम बात करें, तेलंगाना गवर्नमेंट ने और पहले भी कई मेजर्स अनाउंस किए थे, जैसे कि सिर्फ 100 लोग शादियों में शामिल हो सकते हैं, पर साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ज़रूरी है। फ्यूनरल्स की अगर बात करें तो 20 लोगों से ज़्यादा अलाउड नहीं है फ्यूनरल्स में।
और स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिकल या फिर सोशल गैदरिंग जो है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ने। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पे ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। चार मीनार जो है वो एक टूरिस्ट स्पॉट है हैदराबाद में। और अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और मास्क भी नहीं पहना है कई लोगों ने। पहले भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई मास्क पहन के नहीं दिखा पब्लिक प्लेस में तो उनको 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब जो है तेलंगाना गवर्नमेंट ने 12 मई से लॉकडाउन अनाउंस किया है, जो कि कल से शुरू होगा। 10 दिन तक तेलंगाना में लॉकडाउन रहेगा। अब बात महाराष्ट्र की, जहां 15 मई के बाद जारी रहेगा लॉकडाउन या फिर 15 मई को खत्म हो जाएगा। इसको लेकर आज महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जा सकती है। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 40,956 नए मामले सामने आए हैं। ये लॉकडाउन से पहले की तुलना में कहीं कम है। यानी अगर आंकड़े के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन हर दिन आ रहे नए मरीजों के मामलों में महाराष्ट्र अब भी नंबर 1 बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में जारी लॉकडाउन 15 मई के बाद भी जारी रहेगा। इसको लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में दोपहर बाद 3:30 बजे, हालांकि बैठक से पहले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ कर दिया है, फिलहाल किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती है। मुझे लगता है लॉकडाउन की कैबिनेट होगी तो कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री लोग चर्चा करेंगे। उसके बारे में अंतिम निर्णय जो भी है चर्चा करके सभी डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से चर्चा होगी, तो उसके माध्यम से अंतिम निर्णय होगा। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी को देखते हुए माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि 15 मई के बाद भी बढ़ाई जा सकती है। कोरोना वायरस की सीरीज को तोड़ने के लिए उद्धव सरकार ने पहली बार 22 अप्रैल से 1 मई तक लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद 15 मई तक इसे बढ़ा दिया गया था। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना की वजह से मंगलवार को 793 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या 77,000 के पार पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नागपुर में कोरोना महामारी के बीच मानवता की मिसाल सामने आई है। जमशेद कपूर नाम का एक शख्स जरूरतमंदों को रोजाना खाना पहुंचाते हैं। लॉकडाउन में जब नागपुर के सारे होटल बंद हैं, जमशेद की सेवा वाकई दिल को छू लेने वाली है। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ मानवता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां एक शख्स स्कूटर पर घूम कर जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहा है। शख्स का नाम है जमशेद सिंह कपूर। कपूर लंगर ऑन व्हील सेवा के जरिए कोरोना काल में जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त में दाल खिचड़ी बांटते हैं। 41 साल के जमशेद इस काम को सेवा मानते हैं। कोरोना काल में लोग दूर दूर से नागपुर इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में परिजनों को खाने की दिक्कत आती है। शहर के तमाम होटल बंद हैं। ऐसे में देवदूत बनकर उभरे जमशेद उन्हें खाना खिलाकर अपना धर्म निभा रहे हैं। ये सब चावल, दाल, खिचड़ी ये सब डोनेशन में आते हैं। अच्छा, मैं अपनी जेब से लगा लेता हूँ। जो मेरे क्लाइंट आते हैं उनका कुछ पैसा जो है वो मैं दे देता हूँ। जमशेद की ये पहल 7 दिन जारी रहती है। इन्हें हर वक्त यही चिंता रहती है कि कोई भूखा न रह जाए। जमशेद के इस काम में उनका पूरा परिवार हाथ बटाता है और सुबह से इस काम में लग जाता है। एक तरफ देश में मुनाफाखोर हैं, जो आपदा में अवसर तलाश कर जरूरतमंदों को अपना शिकार बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमशेद जैसे लोग हैं जो लोगों की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। ऐसे लोगों को रिपब्लिक भारत भी सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टीवी पर पहली बार चीनी वैज्ञानिक ने बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि चीन चोरी छिपे वुहान लैब में जैविक हथियार बना रहा था। ये वही कोरोना वायरस है जिसने पूरी दुनिया की जिंदगी तबाह कर दी है। दुनिया में होने वाली मौतें चीन के बायोलॉजिकल वेपन से हो रही हैं। ये कोरोना वायरस नहीं, दुनिया को खत्म करने के लिए चीन का हथियार है। ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि पहली बार टीवी पर चीन के साइंटिस्ट ने इस सबसे बड़े सच का खुलासा किया है।
चीनी वैज्ञानिक को जान का खतरा है, इसलिए वो चीन छोड़ चुकी हैं। चीन की महिला साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंगयान का कहना है कोरोना वायरस के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन का ही हाथ है, जिसके जरिए चीन ने दुनिया में सबसे बड़ी जंग का आगाज कर दिया है। If you use the traditional bioweapon, they also have explained in their textbook that people may die suddenly. The mortality may be over 10% immediately, but that is easy to be found and easy to be identified as bioweapon. But this bioweapon, you know what is the key point as non-traditional and also unrestricted? Because it looks like nature occurring. That is the most important character of this non-traditional bioweapon, this unrestricted one. पिछले 1-2 साल से नहीं, बल्कि चीन जैविक हथियार बनाने में पिछले काफी सालों से लगा हुआ है। लगभग 2005 से चीन इस तरह के बायोवेपन पर काम कर रहा है और दुनिया में कोहराम मचाने की पूरी प्लानिंग में लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस पूरी साजिश के पीछे चीन का मकसद क्या है, उसका प्लान क्या है? चीन में वो कौन है जो इस पूरी साजिश को अमली जामा पहना रहा है? इसका जवाब है चीन की सत्ता पर काबिज मौजूदा कम्युनिस्ट सरकार। यानी चीन की सरकार से लेकर चीनी सेना तक जैविक हथियारों के इस खेल में हाथ काले कर चुकी है। मकसद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना था, लेकिन एक बार फिर धोखेबाज चीन का पर्दाफाश हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 100 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुसीबत बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई के बाद अनिल देशमुख पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कस गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई जांच के आधार पर अनिल देशमुख पर मामला दर्ज किया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अनिल देशमुख को बुलाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। इस बीच अनिल देशमुख ने एक बार फिर अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर परेशान करने का आरोप लगाया। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इस ईडी के जांच में जिस प्रकार मैंने सीबीआई की जांच में सहयोग किया, उसी प्रकार ईडी के भी जांच में मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। ईडी आज जयश्री पाटिल का बयान दर्ज करेगी। ईडी से पहले 24 अप्रैल को सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ केस दर्ज किया था। यहां आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर 100 करोड़ की वसूली का खुलासा किया था। परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ वसूलने की जिम्मेदारी सचिन वाजे को दी थी। इस चिट्ठी के लीक होने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वसूली केस की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जिसके बाद अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।